वेलकम टू एडुकेमी। मैं रोहित कुमार। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं आज बहुत ही प्रमुख है हमारे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले 28 फरवरी को और 1 मार्च के बीच के दौरान जो बिहार बजट पेश किया गया, बिहार बजट 2022 और 23 पेश किया गया और इस बजट से रिलेटेड काफ़ी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाई बजट से बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे बजट हो या फिर इकोनॉमिक सर्वे हो। तो इस बार का बजट पिछले साल के बजट के ही तरह कुछ ज़्यादा अलग तो नहीं, पर ठीक है ना। लेकिन हमारे बीपीएससी के अनुसार ये बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी से संबंधित काफी क्वेश्चन इससे बजट से पूछे जाते हैं। हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम बीपीएससी से संबंधित और बिहार से रिलेटेड और भी जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपको बजट से कई सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम बिहार के बजट को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ बजट के कुछ जो स्पेशल टर्म हैं इकोनॉमी के, उस टर्म के भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि आखिर बिहार बजट में इस साल क्या है। बजट की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि बजट है क्या, क्योंकि भाई बजट तो हम लोग जानते हैं, बजट में कुछ ऐसे टर्म बहुत सारे यूज होने वाले हैं शायद जो आपको वो नहीं आता हो। तो साथ साथ में उन टर्म के बारे में भी, उस जो हमारी इकोनॉमिक टर्म है उसके बारे में भी हम साथ साथ चर्चा करेंगे। आपके बिहार का बजट बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार की बजट में से थोड़ा सा अलग हटकर कि आखिर बजट है क्या, व्हाट इज अ बजट। तो अगर हम बजट की बात करते हैं तो बजट की जो शुरुआत जो है, बजट शब्द जो है फ्रांस से आया। फ्रांस के एक फ्रांसीसी शब्द बुगेट से यह शब्द बजट को लिया गया, जिसका अर्थ होता है चमड़े की थैली। लेकिन बात यह है कि हमारे संविधान ने बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमारा संविधान बजट के स्थान पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन इससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप से बजट क्या होता है, बजट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। घिसे पिटे अगर हम अंग्रेजी के शब्दों में कहें तो बजट इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेनिंग टू एस्टिमेटेड टू रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब सिंपल सी अगर हम बात शब्दों में कहें तो बजट वो वार्षिक के वित्तीय विवरण है। बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिससे अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व और व्यय का लेखा जोखा होता है। मतलब कह सकते हैं कि जो वित्तीय वर्ष का यहां पर तात्पर्य जो है 2022 और 23 से है, अर्थात एक वर्ष की बात की जा रही है वित्तीय वर्ष का मतलब। इसे हम फाइनेंशियल ईयर भी हम कहते हैं। तो 2022 और 23 एक वित्तीय वर्ष है और उसी वित्तीय वर्ष के दौरान जो वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुमान जो है राज्य सरकार बजट के माध्यम से करती है कि इस साल राज्य कितना आय प्राप्त करने वाला है और राज्य कितना खर्चा करने वाला है। उसी को हम अनुमानित राजस्व और अनुमानित खर्चा कहते हैं। ये बजट की बात होती है। बजट एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारे राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है। मतलब राजकोषीय नीति को लागू करने के लिए बजट को लाया जाता है। हम दो प्रकार की नीति अक्सर हम पढ़ते हैं भारत की अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमिक। एक तरफ आपने पढ़ा होगा मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी तरफ आपने पढ़ा होगा फिस्कल पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी जिसे मौद्रिक नीति, जिसका संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, वहीं पर राजकोषीय नीति जिसे आप फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, उसका संचालन भारत देश के वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, जिसमें वित्त मंत्री के द्वारा
आप सरकार के समक्ष अपनी व्यय का अनुमान लगाकर आने वाले वर्ष के लिए जनता के लिए क्या बेहतर होगा, कितना हम जनता पर योजनाओं पर हम खर्च करने वाले हैं और कितना हम इस देश के या राज्य के प्रजा से हम उसे टैक्स के रूप में या नॉन टैक्स के रूप में आय के तौर पर, चाहे वो रेवेन्यू हो या कैपिटल के फॉर्म में हम पैसे को ग्रहण करने वाले। हमारे देश के जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है और राज्य का जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, उनमें सारे टैक्स और नॉन टैक्सेस के पैसे कलेक्ट होते हैं। हम सभी को पता है कि भाई 3 प्रकार के फंड होते हैं, है ना। 3 प्रकार के फंड के बारे में आप सभी ने जाना होगा, जिसे आप निधि कहा जाता है। तो भारत सरकार की 3 निधि, जिसमें आप संचित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, तो बजट के माध्यम से वही कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाला जाता है। अगर राज्य की बात हो रही है तो राज्य में कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट होता है। तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट जो एक तरीके की निधि है, जिसका संचालन, जिसका देख रेख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। चाहे वो राज्य की निधि हो, चाहे वो हमारे देश की निधि हो। तो ये कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया का संचालन, उसका देख रेख किसके जिम्मेवारी के तौर पर है, किससे जिम्मे, तो वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और राज्य का भी संचित निधि और देश का भी संचित निधि, वो दोनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही संचालन करती है, अर्थात उसकी देखरेख करती है। लेकिन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से जब पैसे निकालने की बात आती है तो हमें सदन से, अर्थात पार्लियामेंट से हमें अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। अगर राज्य के संचित निधि से पैसे निकालने की बात आती है तो राज्य के विधानसभा से हमें उसकी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। तो हम इसी बजट में इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, है ना, कि बजट हमने जैसा कि समझा कि बजट है क्या, बजट डेफिनेशंस क्या होता है। सिंपल सी अगर हमने बात कही कि भाई बजट क्या है, बजट आय और व्यय का एक लेखा जोखा विवरण है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। जैसे ये बजट है, तो बजट कितने प्रकार के फॉर्म में बात होगा। बजट यहाँ 2 प्रकार की बात की जाएगी, चाहे वो बजट जो है आय, और दूसरे तरफ हम उसकी बात करते हैं इसकी खर्चा, व्यय या फिर आप कह सकते खर्चा। यही दोनों के बीच की तो बात हो रही, आय और व्यय होगा। आय कितने प्रकार के हो सकते हैं सरकार के अंदर में, तो आय 2 प्रकार के हो सकते हैं। रेवेन्यू इनकम हो सकता है, वहीं पर कैपिटल इनकम हो सकता है, ये 2 प्रकार का हो सकता है। अब रेवेन्यू भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक टैक्स होंगे और दूसरे तरफ आपका नॉन टैक्स। टैक्स भी 2 प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स और दूसरे तरफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से आय, वहीं पर खर्चा की बात आती है तो 2 प्रकार का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वहीं पर आपका हम देखते हैं रेवेन्यू के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करती है। यहां पर भी कैपिटल में कई प्रकार के जो आय हैं, लोन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं कैपिटल। वहीं पर आप देख सकते हैं कि लोन के साथ साथ हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब विनिवेश करते हैं। तो ये बजट का एक तरीके से संरचना की हम बात कर रहे हैं। वास्तविक रूप से अगर हम बजट सिंपल सी बात करें तो बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है आय और व्यय के आने वाले वर्ष में। एक आदर्श बजट क्या होता है, अगर हम आइडियल बजट की बात करें तो आइडियल बजट का तात्पर्य यह है कि भाई किसी के स्वार्थ ना देखकर सरकार जो है स्वार्थ रहित, मोह माया और बंधनों से मुक्त होकर जनता के कल्याण के मद्देनजर रखते हुए अगर जो आय और व्यय का जो अनुमानित खर्चा और आय और व्यय का जो रूपरेखा तैयार करती है, वो उसे आदर्श बजट के तौर पर हम उसे कह सकते हैं, है ना। तो वही बात है। लेकिन अभी तक हमने बजट के डेफिनेशन की बात की कि भाई बजट क्या है, लेकिन वास्तविक तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे भारत के संविधान में के अनुच्छेद 112 में के अनुसार बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बजट शब्द के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग यहां पर किया गया है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण किस प्रकार से भाई, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि बजट हमारे संविधान में बजट किस आर्टिकल में, तो 112 में, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान के अंदर में। सो
अनुच्छेद 112 के अनुसार जो है राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाते हैं, जिससे सरकार के गत वर्ष के आय और प्राप्ति और व्यय का ब्यौरा तैयार होता है। तो ये बजट की बात हम लोग यहां पर करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि बजट में अनुमानित मुख्य रूप से दो मदों की बात की जाती है। पहला कि भारत सरकार की जो संचित निधि, जैसा कि हमने बताया कि 3 प्रकार की निधि हमारे संविधान में दिए गए हैं। संचित निधि जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, सार्वजनिक निधि जिसे पब्लिक अकाउंट कहते हैं। वहीं पर तीसरी बात की गई है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जिसे आप आपातकालीन निधि के तौर पर भी हम बात करते हैं। 3 निधि, और उसको भी आर्टिकल 266A, 266(2) और 267 में इस तरीके से इन सभी निधि के बारे में चर्चा की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल के अंदर में, हमारे संविधान में। तो इन निधि से, संचित निधि से बजट के जो पैसे होते हैं वो बाहर निकाले जाते हैं। वो भी अगर देश स्तर पर बात की जा रही हो तो संसद के अनुमति के आधार पर, अगर राज्य स्तरीय अगर बात की जा रही है तो विधानसभा के अनुमति के बाद। तो ये इस तरीके से बात है। तो ये याद रखिएगा कि भाई आर्टिकल 112 में आपका संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द के जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं और इस तरीके के क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। तो ये चीजें तो हम लोगों ने समझा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बजट के बारे में देना जरूरी था, क्योंकि मुझे लगता है कि बजट जानने से पहले इन सभी चीजों को जानना जरूरी है कि वास्तविक रूप से बजट है क्या। हालांकि बजट के हम सिचुएशन को भी अगर हम समझें कि भाई बजट के कितने प्रकार के सिचुएशन बन सकते हैं, तो यहां पर आप समझ सकते हो इस प्रकार से कि जो बजट है, बजट 3 प्रकार के सिचुएशन बनता है। बजट जब तैयार होता है तो बजट 3 प्रकार की, या तो बजट सरप्लस होगा जिसे अधिशेष बजट कहते हैं, या तो बजट संतुलित होगा, या तो बजट जो होगा डेफिसिट बजट होगा। तो ये 3 बजट की बात होगी। बजट के 3 सिचुएशन। पहला बजट जो होगा जब आपका आय, अगर आय ज्यादा हो खर्चा से, अगर आय ज्यादा हो खर्चा से मतलब इनकम जो है ज्यादा है एक्सपेंडिचर से। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो इस प्रकार के जो बजट को हम सरप्लस बजट कहते हैं। इन प्रकार के बजट को क्या बोलेंगे? सरप्लस बजट बोलेंगे। सरप्लस, है ना। सरप्लस बजट का मतलब यहां पर अधिशेष बजट, हिंदी में इसे हम अधिशेष बजट कहते हैं, है ना। इन सभी चीजों पर हम बात करने वाले, अधिशेष बजट। वहीं पर अगर आपका आय और खर्चा दोनों बराबर है, अगर आय और खर्चा दोनों बराबर है तो ऐसी स्थिति में इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ऐसी स्थिति को हम संतुलित बजट कहते हैं। अर्थात संतुलित बजट, संतुलित बजट, या फिर इसे आप बैलेंस बजट कह सकते हैं, बैलेंस्ड बजट कह सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आमदनी 98 और खर्चा रुपया, इट मीन्स आय कम है आपका और खर्चा ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में अर्थात इनकम इज लेस देन एक्सपेंडिचर, तो इस तरीके के बजट को हम घाटे का बजट कहते हैं। घाटे का बजट, अर्थात आप इसे डेफिसिट बजट कह सकते हैं। आप इसे डेफिसिट बजट कह सकते हैं। डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। इन तीनों बजट पर हम चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार की क्या बजट है। इन सभी चीजों पर भी हम बात करने वाले हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि बिहार बजट 2022 और 23 के, यहां से आपकी क्लास की शुरुआत होती है। बिहार बजट की अगर हम बात करें तो विधानमंडल में वर्ष 2022-23, जिसे आप वित्तीय वर्ष कहते हैं, उस 2022 और 23 के लिए सरकार ने वार्षिक बजट पेश किया। बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी हैं
और साथ साथ में वहां के ये फिनांस मिनिस्टर अर्थात वित्त मंत्री भी हैं, जिनका नाम तारकेश्वर प्रसाद है। तारकेश्वर नॉट तारकेश्वर, तारकेश्वर प्रसाद ने बजट को पेश किया। तो 2022 और 23 का जो बजट है, इस बार का जो संपूर्ण बजट की जो स्वीकृति दी गई, उसकी जो मान्यता दी गई, वो 2,37,691.19 करोड़ का इस साल का बजट है। आपके बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस एग्जाम में यह सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में इस साल का बजट कितना रहा, तो 2,37,691.19 करोड़ का बजट को बिहार सरकार का विधानसभा सदन उसने मंजूरी दे दिया, आपका स्वीकृति उन्होंने दे दिया, है ना। अब इस बजट की अगर हम इसमें इसी के स्कीम और मद की अगर हम बात करें, स्थापना मद की बात करें, मतलब रेवेन्यू खर्चा की अगर हम बात करें, तो इन सारे प्रावधानों को इसके अंदर व्यवस्थित किया है। हालांकि अगर हम पिछले साल की तुलना की हम बात करें, पिछले वर्ष 2021 और 22 की बात करें, इस साल तो 22 और 23 का 2,37,691.19 करोड़ रुपए का बजट रहा। लेकिन पिछले वर्ष की अगर हम बजट की बात करें, तो पिछले वर्ष 2,18,302.70 करोड़ रुपए का बजट पिछले वर्ष था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ये 19,388.49 करोड़ रुपया अधिक है इस बार का। मतलब पिछले साल बजट कम था, पिछले साल का बजट 2,18,302.70 किलो आपका लाख करोड़ रुपए का था, वहीं पर इस साल का बजट 2,37,691.19 करोड़ का ये बजट है। मतलब कह सकते हैं कि इस साल वित्त मंत्री ने कहा कि भाई कोरोना के बावजूद, कोरोना काल से पूरी विश्व, भारत या अपितु राज्य जो है गुजर रही है, इसके बावजूद भी इस साल पिछले साल के तुलना में इस साल का बजट अधिक रहा है। और तारकेश्वर प्रसाद ने इस बात पर कहा कि जिस प्रकार से होने के बावजूद भी बिहार की आर्थिक विकास में वृद्धि दर ज्यादा देखी जा रही है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ बिहार का तेजी से बढ़ रहा है। साथ साथ में इस बात पर भी चर्चा की गई कि बिहार के जो सर्वांगीण विकास के लिए भी सरकार जो है काफी प्रतिबद्ध है, तथा उन्होंने जब बजट की शुरुआत की, तो बजट के शुरुआत के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जो कविता थी, उस कविता की शुरुआत से, कविता के माध्यम से इस बजट की शुरुआत की। कविता था गीत नहीं गाता हूं। इस कविता के साथ उन्होंने शुरुआत किया था कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिल्स्म आज सच मैं खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपने के मेल में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। तो तारकेश्वर प्रसाद जो है, जो बिहार के वित्त मंत्री, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जो ये सबसे सुसंगठित और इनकी जो मधुर कविता गीत नहीं गाता हूं, इनसे बजट की शुरुआत उन्होंने की थी। और बजट के दौरान बहुत सारे शेरों और शायरी और श्लोक के साथ इन्होंने बजट की शुरुआत की। तो इसीलिए मैंने भी आपको दिखा दिया कि भाई यही वो गीत है जो तारकेश्वर जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गीत को गाते हैं कि भाई बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, है ना। चलिए अब इसकी बात करते हैं कि वो तारकेश्वर जी की, उनकी ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है। लेकिन इसके साथ अगर हम इसकी शुरुआत की कि उन्होंने बिहार सरकार में 2,37,691 करोड़ बजट के साथ साथ बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने इस बजट का आवंटन किया है। अगर हम बात करें बिहार के एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उन्होंने 39,000 करोड़ रुपए का आवंटन एजुकेशन के क्षेत्र में किया है। तथा अगर वहीं बात किया जाए एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो 29,000 करोड़ रुपया उन्होंने इस बजट के माध्यम से अलोकेट किया कि 29,000 करोड़ एग्रीकल्चर के विकास में, कृषि क्षेत्र में वो आवंटित करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट में उन्होंने 16,000 करोड़ की बात की। वहीं पर समाज कल्याण के लिए 12,375
176 करोड़ के बजट का आवंटन किया है तथा इसके साथ साथ किसानों को फ्री हर जिले में मॉडल +2 तथा प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए और 3 नए नए यूनिवर्सिटी खोलने का भी आह्वान इस बजट के माध्यम से बिहार सरकार ने इस बात को किया है। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि इस बार का जो बिहार का बजट है 2022 और 23 का, तो बिहार के बजट ने 6 सूत्रीय बजट अर्थात 6 सूत्रीय एक कॉन्सेप्ट लाया है कि भाई बिहार सरकार इन 6 क्षेत्रों में सेक्टर में 6 सेक्टर में अपना काम इस बजट के माध्यम से करने वाली है। और ये 6 क्षेत्र जो है 6 क्षेत्र हैं, ये इस प्रकार से बिहार के बजट का, जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य की बात की। बिहार सरकार स्वास्थ्य पर काम करेगी, शिक्षा पर काम करेगी, उद्योग में निवेश की बात करती है, कृषि के प्रसार विकास की बात करेगी, विभिन्न विभिन्न वर्गों के कल्याण की बात करती है और आधारभूत संरचना का। ये 6 क्षेत्र जो है बिहार सरकार इस बार अपने बजट के माध्यम से पूरा करने वाली। मैं आपको बता दूं कि बिहार बजट 2022 और 23 की जो 6 सूत्र हैं, जो 6 सेक्टर जो है, आपका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आ सकता है। आपके मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार बजट 2022-23 के 6 फॉर्मूलाज है उन पर चर्चा करें और बिहार सरकार ने उन बजट के माध्यम से उन क्षेत्रों में क्या क्या करने की बात की है, तो ये बात कर सकते हैं। तो बिहार सरकार का जो 6 सूत्र है यहाँ पर, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, भिन्न भिन्न वर्गों के कल्याण तथा आधारभूत संरचना, इन 6 क्षेत्रों में बिहार सरकार अपने बजट के माध्यम से काम करने वाली। ये बहुत ही प्रमुख आपके प्रीलिम्स या फिर आपके मुख्य परीक्षा के लिए, बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और इस प्रकार से आप अपने आंसर को राइट भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये 6 सूत्र है: स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, निवेश, कृषि संबंधित क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण और शहरी और भिन्न भिन्न वर्गों के कल्याण। इन 6 सूत्रों पर क्रियान्वयन पर 2022-23 में फोकस होने वाला। ये तारकेश्वर जी हैं, बिहार के वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब शुरू करते हैं, एक एक करके चीजों को हम समझते हैं कि आखिर क्या है। जैसा कि हमने समझा कि भाई बजट तो चलो, बजट में कहा कि 2,37,000 के आसपास, ये तो आपको अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना बिहार सरकार उसको आमदनी करने वाली। लेकिन अगर हम बात करें कि 2022-23 के मौजूदा कीमतों पर बात करें कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप जीडीपी कहते हैं, जीडीपी की तात्पर्य क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो उसके गुड्स और सर्विस, जो प्रोडक्शन है, गुड्स और सर्विसेज हैं, उसकी जो फाइनल जो मूल्य होता है, वो मूल्य ही आपका उस राज्य का या देश का जीडीपी होता है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर में जो भी प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन जिसकी कुछ न कुछ मूल्य हो, नॉन जिसकी वैल्यू नहीं है, वो जीडीपी में काउंट नहीं होता है। मान लिया कि कोई वस्तु और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो जब किसी वस्तु की कोई वैल्यू नहीं हो तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का वो हिस्सा बन ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सकल घरेलू उत्पाद जो है, वो प्रक्रिया, वो व्यवस्था, वो मेजरमेंट तंत्र है जिसके माध्यम से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र, चाहे वो क्षेत्र हो या राज्य हो या राष्ट्र हो, वो राष्ट्र के अंदर के सारे प्रोडक्शन और सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है, उस वैल्यू का मूल्यांकन हम सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से करते हैं, जीएसडीपी, या फिर कह सकते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो बिहार का जो जीडीपी की अगर हम बात करें, स्टेट जीडीपी की बात करें, तो कुल मिलाकर बिहार की जो जीडीपी 2022 और 23 की अगर कल्पना की जाए तो उसमें ये देखने को मिलता है 7,45,310 करोड़ रुपया का अनुमान है कि ये बिहार का जीडीपी इतना 2022-23 में देखने को मिल सकता है। मतलब हम बात कर सकते हैं कि यह 2021 और 22 के जीडीपी के अनुमान से 9.7% में वृद्धि देखने की बात की रही है।
अगर हम वही बात करें 2021 और 22 की, तो 2021 और 22 में बिहार का जीडीपी 6,79,473 करोड़ रुपया हुआ करता था। ये कभी कभी पैरेलली क्वेश्चन पूछा कि भाई 2021-22 में बिहार की जीडीपी कितनी थी और अभी 2022 और 23 में बिहार की जीडीपी क्या होने वाला है, इन दोनों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अनुमान किया गया इस बजट के माध्यम से कि बिहार की जीडीपी 7,45,310 करोड़ रुपया का अनुमान लगाया गया। वहीं पर 2021-22 के लिए जो जीडीपी की जो संशोधित अनुमान थी वो 6,79,473 करोड़ रुपया की थी। मतलब कह सकते हैं कि पिछले साल के तुलना में 9.7% की वृद्धि दर की बात यहां पर राज्य के जीडीपी में देखने को मिला है। मतलब 9.8%। तो इस प्रकार से भी सवाल क्वेश्चंस बन सकता है कि 2021-22 में जीडीपी के पिछले वर्ष के मौजूदा कीमतों पर तुलना में 9.8% के दर से बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये सवाल पूछ सकता है कि भाई पिछले साल के तुलना में इस साल के बजट के अनुमान से कितने प्रतिशत जीडीपी, अर्थात कितने प्रतिशत जीडीपी के संशोधित अनुमान लगाने की बात की है, तो 8.8%। तो याद रखिएगा 9.8%। सो 9.7% का वृद्धि हुआ है पिछले साल का। ये अगर वहीं पर कीमतों पर की तुलना में 9.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है ना, तो ये जीडीपी से भी आपके बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का जीडीपी कितना है, तो 7,45,310 करोड़। ठीक है, पिछले साल का अगर पूछे 2021-22 का, तो आप बता सकते हैं उसको आसानी से कि भाई पिछले साल 6,79,473 करोड़। सिंपल सी बात है। अगर क्वेश्चन पूछे चाहे मुख्य परीक्षा हो या आपका प्रारंभिक परीक्षा हो। चलिए, ये तो बात हमने कर लिया जीडीपी की कि भाई बिहार की जीडीपी ये रहा और जीडीपी क्या था, इसके बारे में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की। अब बात करते हैं कि भाई जो बिहार सरकार ने जो बजट बनाया है, सो बजट में उन्होंने कितने खर्चे की बात की है और कितने अनुमानित आय की बात की है, तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 2022-23 में अगर व्यय की बात करें, अर्थात खर्चा की बात करें, तो ऋण चुकाने को छोड़कर, मतलब कि जो आपका डेप्ट है, जो आपने कर्ज, बिहार सरकार ने कर्ज लिया था, उस कर्ज का वो ऋण चुका रहा है या फिर उसका ब्याज चुका रहा है, इंटरेस्ट, तो उसको छोड़कर 2022-23 में 2,23,021 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मतलब कह सकते हैं कि 2022-23 में जो खर्चा है बिहार सरकार का, जो व्यय है जिसे आप खर्चा कहते हैं, ये ऋण चुकाने को छोड़कर, मतलब इसमें ऋण नहीं चुकाना है, वो अलग मुद्दा है ना। उसमें उन्होंने कहा कि 2,23,021 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है कि भाई 2,23,021 करोड़ खर्चा होने वाला है इस साल 2022-23 में। लेकिन अगर यही हम पिछले साल की तुलना की बात करें, तो पिछले साल में जब कोरोना काल जब था, अभी भी है, तो 2021-22 में संशोधित अनुमान में 2,46,379 करोड़ रुपए हुआ करता था। मतलब पिछले साल के कंपेयर में इस साल 9% कम खर्चा करने जा रही है बिहार सरकार। पिछले साल पैसा ज्यादा खर्च की थी, इसके पीछे का रीजन ये भी है कि कोरोना काल से राज्य जो है, देश जो है गुजर रहा था, तो उसमें काफी पैसे राज्य सरकार का खर्च हुआ। इस साल वो पैसा जो है क्या करने जा रही है, कम खर्च करने जा रही है। कितना कम खर्च करेगी, 9% कम खर्च करेगी पिछले के कंपेयर में। पिछला साल उसने कितना खर्च किया था, 2,46,379 करोड़, और इस साल कितना खर्च करेगी, 2,23,021 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है। मतलब पिछले साल के कंपेयर में 9% कम। मतलब कह सकते हैं कि 14,670 करोड़ रुपया। साथ साथ में 2022-23 में कर्ज चुकाने की भी बात किया जा रहा है कि भाई 14,670 जो राज्य से या केंद्र सरकार से या बैंकों से जो राज्य सरकार लोन लेती है, उस लोन को इस बजट के माध्यम से इस बार चुकाने की भी बात की जा रही है कि भाई 14,670 करोड़ रुपया सरकार, साथ साथ बिहार सरकार लोन को भी चुकाएगा। लेकिन वहीं पर हम बात करें 2021 और 22 की,
तो 2021-22 में खर्चा जो है कर्ज अदायगी को छोड़कर बजट का अनुमान जो 18% अधिक रहने का अनुमान है ना, 21-22 के कंपेयर में तो 18% अधिक रहे। तो ये बात खर्चा की हुई कि बिहार सरकार इतना खर्चा करने जा रही है। बिहार सरकार का जीडीपी 7,45,300 करोड़ है। बिहार सरकार 2,23,021 करोड़ रुपया खर्चा करने जा रही है, पिछले साल के कंपेयर में 9% कम, है ना। साथ साथ में 2021-22 में जो प्राप्ति, अब हम बात करते हैं कि ये तो खर्चा हुआ। खर्चा का मतलब एक्सपेंडिचर की बात की कि भाई बिहार सरकार इतनी खर्च करने जा रही है, इतना एक्सपेंडिचर बिहार सरकार का है, कितना 2,23,021 करोड़ रुपया ये खर्चा हुआ बिहार सरकार का इस साल का। अब बिहार सरकार अर्न कितना करेगी, बिहार सरकार का आय क्या है, क्योंकि बजट क्या होता है, बजट तो एक तरफ दो ही चीज है ना, बजट या तो आय और खर्चा है, ये आय हुआ और दूसरा खर्चा। तो बिहार सरकार ने खर्चा कितना किया, इतना देखो, अब 2,23,021 वाली ये बात हुई, इतना खर्चा करेगा, तो आय कितना करेगा बिहार। तो आय की अगर हम बात करें तो इस बार 1,97,136 करोड़ रुपया को प्राप्ति अर्थात रेवेन्यू इनकम होने का आया है कि 1,97,136 करोड़ राज्य सरकार जो है उस इनकम को प्राप्त करने वाली है ना। 100 रुपया होने का अनुमान ये देख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1,97,136 करोड़ रुपया अनुमान है कि वो प्राप्त करेगा। 2021-22 में ये कितना था, 1,69,541 था। पिछले साल में 1,69,541 था, लेकिन इस साल इसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है। मतलब पिछले साल के कंपेयर में 16% जो है इस बार बिहार सरकार का इनकम ज्यादा होगा। शराब बंद होने के बावजूद भी, शराब अगर रह जाता तो आप समझ ही लो आपका क्या इनकम होता। घर घर में, हालांकि आज तो शराब की दुकान है बिहार के अंदर में, तो शराब को छोड़कर इस साल पिछले साल के कंपेयर में 1,97,136 करोड़ रुपया की आय करने जा रही है, प्राप्त करने जा रही है। उसमें से पिछले साल 1,69,541 करोड़ था, इस बार 1,97,136 करोड़, और पिछले साल के कंपेयर में 16% अधिक रहा है ये, है ना। ये आप समझ सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे वहां पर इन सभी फैक्ट और टर्म को कोट कर सकते हैं वहां पर कि ये इतना है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ प्रमुख बातें को शॉर्ट के फॉर्म में समझने की बात करते हैं कि भाई 2022 और 23 के लिए राजस्व अधिशेष 4,748 करोड़ रुपया होने का अनुमान है। कि भाई राजेश अब कह रहा है कि भाई पिछले साल के कंपेयर में इस साल राजस्व अधिशेष की बात कर रहा है, मतलब रेवेन्यू जो है वो सरप्लस में होगा। और कितना सरप्लस में होगा भाई, तो वो बात कर रहा है कि 4,748 करोड़ रुपया जो है वो अधिशेष में हो, क्योंकि खर्चा कम होगा ना। तो जिसमें से 0.64% की इसके ये जीडीपी का इतना प्रतिशत होगा। तो ये बजट के आधार पर आप देख सकते हैं कि भाई बजट का अनुमानित जीडीपी अगर 2021-22 की देखें तो 1.21% अधिशेष था, राजस्व अधिशेष था पिछले साल में, और इस बार जो है 4,000 इतना है ना। राज्य ने जीएसटी वो आपका जीडीपी है 5.48% राजस्व घाटे का अनुमान भी कर रही है। साथ साथ बजट क्या है, अनुमानित है। बजट में ये जितने भी तैयार किए गए हो सकता है ये सफल ना हो। आप जाकर हमारे वीडियो को देखिए, बजट को मैंने बहुत ही डीप में बताया कि बजट कितने प्रकार के होते हैं, बजट होता क्या है, बजट को भारत के संविधान में क्या स्थान है, बजट कितने प्रकार के, जनरल बजट क्या होता है, वोट एंड अकाउंट बजट क्या होता है, इंटरिम बजट क्या होता है, एड आपका ये आप देख सकते हैं जेंडर बजट क्या होता है ना, इवेल्युएटिव बजट क्या होता है। ये बहुत सारे टाइप के बजट होते हैं। तो बजट जो है ना एक अनुमान है कि सरकार जो है एक अनुमान लगाती है कि भाई इतना हम आय करने वाले हैं, इतना खर्चा करने वाले हैं, यहां पर पैसा हम इस डिपार्टमेंट के दे रहे हैं, इसके माध्यम से ये स्कीम लाए हैं। इन सभी चीज को ही तो राजकोषीय नीति कहते हैं। तो यही बात यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो बिहार सरकार जो है अगर वही बात करें कि कुल व्यय कितना कहा, 2,37,669, 2,37,000 आप देख सकते हैं इतना करोड़ रुपए का
कुल व्यय की बात कर रहा है। वहीं पर राजस्व व्यय 1,91,000, ये पॉइंट में है, ये बात समझ लीजिएगा इसको, 2,37,691.19 करोड़ और 1,91,956। तो ये पॉइंट में, ये फॉर्म को देखिएगा, ये इसको 45,734 आपका पूंजीगत व्यय है, ठीक है, 1,97,136 करोड़, ये बात आ रही है। चलिए ठीक है, अब चलिए राजकोषीय घाटा को देख लीजिए। तो राजकोषीय घाटा में कुल प्राप्ति तो हमने देख लिया कि भाई टोटल मिला के कुल प्राप्ति जिसको आप बजट करें 2,37,891.94 करोड़ हो गया कुल प्राप्ति, है ना। और राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा की बात हुआ तो ये आपका 25,885.110 करोड़ रुपए का रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के माध्यम से 3.47 का ये राजकोषीय घाटा। अब सवाल यह है कि राजकोषीय घाटा में भी ये भी कहा है कि जो राजकोषीय घाटे के बजट का जो अनुमान है, जिसको आप एफआबीएम अधिनियम की सीमा ने उसको निर्धारित किया, एफआबीएम एक्ट है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि एफआबीएम एक्ट क्या है, एफआबीएम एक्ट क्यों लाया गया था। तो 2022-23 में उन्होंने कहा कि हम 4% जो है ना कि अंदर में हम उसको फिक्स करके रखेंगे, इससे ज्यादा घाटा नहीं होने देंगे। चलिए हम बात करते हैं एफआबीएम एक्ट का। तो राजकोषीय घाटे का बजट अनुमान कितना रहा इस बार का? 4% बिहार सरकार ने लगाया कि 4% से ज्यादा हम घाटे तक नहीं जाने देंगे। चलिए मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये क्या होता है, राजकोषीय घाटा होता क्या है। तो देखिए, अगर राजकोषीय घाटा की बात करें, बजट की बात करें, बजटीय घाटा, जैसा कि हमने बताया कि एक तो सरप्लस होता है, अधिशेष बजट, वहीं पर संतुलित बजट होता है। तीसरा हमने बात किया था संतुलित बजट के साथ साथ घाटे का बजट। तो बजटीय घाटा 3 प्रकार का होता है, एक राजस्व घाटा, दूसरा राजकोषीय घाटा और तीसरा प्राथमिक घाटा। इन तीनों घाटे के बारे में हम एक एक करके चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व घाटा तब उत्पन्न होता है जब सरकार का राजस्व व्यय, मतलब जो कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक है, मतलब आमदनी अठनी और खर्चा रुपया, मतलब राज्य सरकार जो है आमदनी कम की और खर्चा अधिक की, ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो स्थिति होती है जिसे हम राजस्व घाटा कहते हैं। तो सिंपल अगर हम बोले कि जब सरकार का राजस्व व्यय कुल राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो हम कहते हैं कि ये राजस्व घाटा हुआ। मतलब ये हुआ कि राजस्व घाटे में वो लेन देन शामिल होते हैं जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है, मतलब रोजमर्रा के जी सीधा प्रभाव बन। मतलब ये हुआ, इस बात से ये हम समझते हैं कि सरकार की खुद की कमाई अपने विभाग के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति को ही हम राजस्व अर्थात रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें राजकोषीय घाटा का, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, तो फिस्कल डेफिसिट में यह होता है कि जो सरकार का कुल व्यय है, सरकार की जो कुल खर्चा है और सरकार की कुल जो आय है, उन दोनों बीच में अंतर आ जाता है। मतलब कुल व्यय का मतलब यह हुआ कि सरकार पूंजी कितना व्यय करने वाली है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करने वाली है, या सरकार जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करने वाली है। और कुल आय का मतलब सरकार का रेवेन्यू इनकम कितना होगा और सरकार का कैपिटल इनकम कितना होगा, चाहे वो कैपिटल इनकम लोन के माध्यम से हो या डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो। तो मतलब खर्चा और व्यय, उन दोनों में एक अंतर उत्पन्न होना ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। सरल शब्दों में कहे तो राजकोषीय घाटा सरकार के खर्चा की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाता है। मतलब यह हुआ कि जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्चा करती है तो उस अधिक खर्चा को ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है कि राजकोषीय घाटा के साथ साथ प्राइमरी घाटा का क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्राइमरी घाटा का मतलब यह हुआ कि सरकार ने जो भी राजकोषीय घाटा किया, उस राजकोषीय घाटा में से अगर हम ब्याज की भुगतान कर दें, मतलब सरकार ने जो लोन लिया है उस लोन का समय पर जो इंटरेस्ट हर साल देता है उसको अगर हटा दे तो प्राइमरी डेफिसिट उसको कहते हैं। मतलब वो प्राथमिक घाटा इतना है, लोन के अगर इंटरेस्ट को हटा दिया जाए तो इस बात को समझिएगा कि आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं कि भाई राजस्व घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या है, ये तीनों चीजें हैं। हम बात इसी पर
कर रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं कि अभी एक टर्म आपने यहां पर देखा कि भाई राजकोषीय घाटा का बजट अनुमान एफआबीएम अधिनियम के निर्धारण की सीमा पर अगर हम देखें तो बिहार सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि इस साल 4% तक के ही अंदर में हम राजकोषीय घाटे को हम फिक्स करेंगे, निर्धारित करेंगे। एफआबीएम एक्ट अधिनियम के माध्यम से ये कहा गया है। तो चलिए ये जानते हैं कि एफआबीएम एक्ट क्या है, एफआबीएम एक्ट क्या है। एफआबीएम एक्ट को हम बोलते हैं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये 2003 में ये एक्ट लागू किया, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। मतलब कह सकते हैं कि ये हिंदी में इसको बोलते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। क्या है ये, इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो राजकोषीय नीति जिसको आप बोल रहे हो एफआबीएम एक्ट की अगर हम बात करें तो एफआबीएम एक्ट में सिंपल सा एक ही मकसद होता है। मकसद ये होता है कि किस प्रकार से राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के बीच में एक समन्वय को स्थापित किया जाए, एक संतुलन बनाए रखा जाए, तथा ये कह सकते हैं कि राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालीन समिति जिसको आप मैक्रो इकोनॉमिक कहते हैं, आर्थिक स्थिरता में अंतर न हो है। मतलब अब सरकार क्या कर रही है कि मान लिया कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है, मौद्रिक नीति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपना रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या फिर आप कह सकते हैं कि बैंक रेट कम करती है, मतलब वो इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार क्या कर रही है कि पैसे को मार्केट में फाइनेंशियल फिजिकल स्टिमुलस के नाम पर मार्केट में डाल रहा है। तो इन्फ्लेशन कभी खत्म होगा क्या? नहीं खत्म हो गया। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति के बीच में एक समन्वय को स्थापित किया जाए, तथा उसके साथ साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि राजकोषीय अनुशासन और कुशल ऋण प्रबंधन एवं व्यापक आर्थिक को अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाए, तथा इस अधिनियम के माध्यम से राजकोषीय नीति के मध्य एक बेहतर समन्वय बनाया जाए और वो भी दीर्घकालीन से। तो ये दीर्घकालीन दृष्टि के मेन से किया गया था कि भारत में जिस प्रकार से बजट डेफिसिट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हर साल बजट घाटे में जाता है, तो बजट घाटे में जाता है तो बजट को कम किया जाएगा ना, उस घाटे को कम किया जाए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अर्थव्यवस्था का उद्देश्य वो ये होना चाहिए कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बेहतर हो, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, है ना, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। वो कैसे होगा? वो होगा तो वही एफआबीएम एक्ट को 2003 में लाया गया था कि भाई राजकोषीय जो घाटे होते हैं, फिजिकल जो डेफिसिट होता है, उसको फिजिकल डेफिसिट को कैसे कम किया जाए। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का मेन उद्देश्य क्या है, तो राजकोषीय घाटे को कम करना। सिंपल सी बात है, राजकोषीय घाटे को क्या करना है? कम करना। ये एक एफआबीएम एक्ट के माध्यम से ये लाया गया था। ठीक है, चलिए तो ये बात हम लोगों ने इसके माध्यम से समझा। तो ये था एफआबीएम एक्ट, ठीक है, जो इसके बारे में हम समझ सकते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। चलिए, तो बजट में इस बार जैसे कि ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया, साथ साथ में कितना आय होने वाला है, कितना व्यय हुआ, इन सभी चीज पर हम लोगों ने चर्चा की। साथ साथ बिहार सरकार ने इस बार बहुत ही बेहतर, बिहार में सुशासन के अंतर्गत जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए कि बिहार के लोग आत्मनिर्भर कैसे बने, सेल्फ रेलिएंट कैसे बने, उसके लिए उन्होंने 7 निश्चित 2 लेकर आया है। क्या है 7 निश्चित 2? आप देख सकते हैं कि पहले जो ये देख सकते हैं कि भाई उन्होंने 7 निश्चय लाया है, उन्होंने 7 निश्चय 2, पहले 7 निश्चय 1 आ चुका है। तो 7 निश्चय 2 क्या था इस योजना के तहत? तो 2022-23 में इस योजना के तहत जो है 500 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान किया गया था। और ये 7 जो निश्चय है, पहला निश्चय ये है कि भाई किस प्रकार से युवा शक्ति बिहार की प्रगति हो, अर्थात युवाओं में सशक्तिकरण को कैसे बनाया जाए। जिस प्रकार से बिहार के अंदर में बेरोजगारी है, जिस प्रकार से बिहार के अंदर में गरीबी है, जिस प्रकार से बिहार के अंदर में, तो वहां की युवा जो है नॉन परफॉर्मिंग मैन के तौर पर, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति एक पहला निश्चय था, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। वहीं पर दूसरा जो है उनका जो निश्चय है कि सशक्त महिला
सक्षम महिला। इट मीन्स उन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट की बात भी इस बजट के माध्यम से कहा है, सशक्त महिला, सक्षम महिला। वहीं पर तीसरा जो है कि हर खेत तक सिंचाई की पानी। आप सभी को पता है कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और उस कृषि प्रधान राज्य में वहां की जो ज्यादातर किसान जो है खेती पर आश्रित हैं। ऐसी में तीसरा जो निश्चय जो बजट के माध्यम से, बिहार के बजट के माध्यम से है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी जाना अति आवश्यक है। वहीं पर फोर्थ निश्चय क्या है कि स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, है ना, हेल्दी विलेज, तो स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। वहीं पर फिफ्थ निश्चय में स्वच्छ शहर भी विकसित शहर। छठा जो है निश्चय है आपका सुलभ संपर्कता और सातवां सबके लिए आंतरिक स्वास्थ्य की सुविधा। ये 7 निश्चय के साथ इस बजट में 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान यहां पर इसके अंदर में किया है आपका। ये 7 निश्चय। तो पहला निश्चय क्या था? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला। तीसरा जो है आपका हर खेत तक सिंचाई की पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकास शहर, सुलभ संपर्क और सबके लिए ये अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की भी व्यवस्था इसके माध्यम से करते हैं। चलिए एक बात, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट इसमें, बिहार की इकोनॉमी में अगर हम बिहार की अर्थव्यवस्था की बात करें तो हम एक बात इसमें हम समझ लेंगे कि जैसा कि जीडीपी की बात करें कि 2020 और 21 में बिहार का जो जीडीपी था स्थिर कीमत के आधार पर 2.5% बढ़ा, है ना, जो कि 2019-20 में 7.4% से वृद्धि दर से कम था। पिछले साल में अगर वृद्धि दर कम था 7.4%, मतलब हमारा बिहार का जीडीपी जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है। वहीं पर 2020 और 21 में कृषि क्षेत्र के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में तथा मामूली संकुचन में भी दर्ज में देखने को मिला। तो कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि किस क्षेत्र में किसका योगदान कंट्रीब्यूशन है, ये देख सकते हैं। तो कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक होता है, जिसको आप द्वितीय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, तृतीय में आपका सेवा का क्षेत्र होता है जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो ये इनसे सवाल बन सकता है कि भाई कृषि के क्षेत्र के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी मामूली संकुचन दर्ज करने के मिला। वहीं पर 2020-21 में बिहार का जो विकास दर था राष्ट्रीय सकल घरेलू के उत्पाद से वो अधिक था, जिसमें 2020 में 6.6% वृद्धि देखने के 2020 और 21 में 6.6% के नकारात्मक वृद्धि दर्ज, मतलब नेगेटिव में, जैसे कि भाई अब हर जगह जीडीपी डाउन हो रहा है, भारत का जीडीपी डाउन उस समय तिमाही में 23.7 के आसपास चला गया था माइनस में, तो ऐसे बिहार का भी जाएगा। तो ये देखने को मिले थे। अब एक सवाल क्वेश्चन बन जाता है क्षेत्र से, एरिया से, कि भाई बिहार में 2020 और 21 में सर्वे की बात करो, एक थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं, तो कीमत की बात करें तो कृषि और विनिर्माण, कृषि मतलब फार्मर, विनिर्माण का मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और सेवा का मतलब आपका सर्विस सेक्टर है। तो बिहार में जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो 24% कृषि का योगदान है, 15% आपका मैन्युफैक्चरिंग का योगदान है और 61% आपका सर्विस सेक्टर का, मतलब बिहार सेवा के क्षेत्र में सबसे अधिक है। तो ये आपकी एग्जाम में पूछ सकता है, आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में, कि भाई बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे ज्यादा योगदान जो है आपका 61% आपका सेवा का क्षेत्र का है, ये याद हो सकता है। दूसरी बात ये भी पूछ सकता है कि जो बिहार का प्रति व्यक्ति आय जीडीपी के अनुसार से कितनी है? तो 2020 और 21 की अगर हम बात करें तो उस समय बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय जो थी उस समय की मौजूदा कीमत पर, करंट अगर हम प्राइस की कॉस्ट की बात करें उस वक्त, तो 50,555 रुपए की थी, 50,555 रुपए की थी। याद रखिएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये हुआ, पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हुआ कि आपका टोटल इनकम कितना है, कुल आय, राष्ट्र का कुल आय अपॉन कुल जनसंख्या, कुल पॉपुलेशन। मतलब ये हुआ कि राष्ट्र का आय 1000 है और जनसंख्या 10 है, तो आप कह सकते हैं कि 100 रुपया प्रति व्यक्ति आय है, 100 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। वैसे ही अगर हम उस समय बिहार की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय अगर 2020-21 की बात करें तो उस समय ये 50,555 रुपये देखने को मिला है। 2019-20 में से 2.6% जो है ज्यादा है देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा 2020 और 21 में बिहार के प्रति व्यक्ति आय जीडीपी के देश के सभी राज्यों में सबसे कम हुआ करता था।
अगर इसकी बात करें पूरी राज्य के कंपेयर में, अगर पूछेगा कि भाई 2020-21 में बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था भारत के सभी राज्यों के पर कैपिटा इनकम से सबसे कम था, तो बिहार का सबसे कम पर कैपिटा इनकम 2020 और 21 में देखने को मिला। और अगर पूछेगा कि भाई बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है, तो 50,555 रुपया आपका प्रति व्यक्ति आय बिहार का है ना। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका, ये आप देख सकते हैं सर्वे के आधार पर ग्रोथ इन द, ये जीडीपी में किस प्रकार से ग्रोथ देखने को मिला है बिहार के अंदर में 2021, 11 और 12 को अगर हम कांस्टेंट प्राइस उसका बेस ईयर माना जाए तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर का क्षेत्र है आपका, मैन्युफैक्चरिंग का थे, सर्विस सेक्टर, इन तीनों क्षेत्र में किस प्रकार से, ये देखिए जो जिस प्रकार से डार्क वाला है 18-19 का है ना, और 2019 ये इस फॉर्म में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है, देख लीजिए, बाकी आप समझ लीजिएगा इस चीजों को। वहीं पर देखिए कुछ पॉइंट हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम इस चीज को खत्म करते हैं। तो चलिए देखिए, नीतीश कुमार जो हैं अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो सरकार ने भाई इस बार 2,37,691 करोड़ रुपया है ना उन्होंने बजट किया। साथ साथ में ये देख लीजिए कि 19 लाख का बजट पेश कर लिया। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया और देख लिया, समझ लिया। वहीं पर वित्तीय वर्ष की भी बात हम लोगों ने कर ली। कुछ पॉइंट ये है उसके बारे में जान लेते हैं कि हर घर नल जल योजना के लिए उन्होंने 1,000 अर्थात 1.10 करोड़ रुपया का प्रावधान आपका नल घर योजना के तहत, मतलब हर घर में नल से पानी जो है आपको जाएगा। ग्रामीण संपर्क योजना के लिए उन्होंने 220 करोड़ रुपया आवंटन किया है 3367 शहरी वार्ड में और 142 नगर निकाय में। ओडीएफ के लिए उन्होंने 7 जो निश्चय पाठ है उनमें से ओडीएफ की भी बात है, ओपन डिफेक्शंस की बात करें, खुले में शौच के लिए है ना, 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है। 7 जो निश्चय है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और 7 निश्चय में जो युवा शक्ति पर ध्यान देने की बात की गई है उनमें से 89 औद्योगिक परीक्षण केंद्र चयन तथा हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर बनाया जाएगा तथा पटना नालंदा को मिलेगा पहले फेज में मेगा स्किल सेंटर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 7 निश्चय में युवा शक्ति पर ध्यान देने के लिए कितने औद्योगिक परीक्षण केंद्र बनाए जाएंगे, तो 89 औद्योगिक परीक्षण केंद्रों का चयन होगा। हर जिले में क्या बनेगा, मेगा स्किल सेंटर बनेगा तथा सबसे पहले मेगा स्किल कहां बनेगा आपका, तो पटना नालंदा को मिलेगा सबसे पहले फेज में मेगा स्किल सेंटर। तकनीकी शिक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दी जाएगी। तो ये आपके 7 निश्चय में से। वहीं पर एक बात की गई कि इथेनॉल के उत्पादन के लिए 151 यूनिट का प्रस्ताव मंजूर किया गया। क्या इथेनॉल उत्पादन के लिए आपका 151 फैक्ट्री लगेगी आपका। वहीं पर वित्त मंत्री जो तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भाई 88, मतलब उन्होंने कहा कि भाई 88 लाख घर नल जल का लाभ हर घर तक पहुंचेगा आपका। 88 लाख ऐसे घर होंगे जहां पर नल जल का योजना का लाभ उनको मिलने वाला है, ठीक है। फिर वहीं पर वित्त मंत्री जो तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि भाई किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि निर्यात नीति का भी निर्माण किया जाएगा कि भाई बिहार कृषि प्रधान है, कृषि यहां पर सबसे ज्यादा है, तो किस प्रकार से कृषि निर्यात नीति का भी निर्माण राज्य सरकार करेगी। तथा इस साल का जो बजट में जो समाज कल्याण के लिए जो 12,375 करोड़ का बजट का भी आवंटन किया है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी ये बजट देगा ताकि समाज सोसाइटी के अंदर में समाज कल्याण होता रहा। गरीबी अमीरी जिस प्रकार से दबे लोग हैं, कुचले लोग हैं, उसको कैसे उठाया जाए, सोशल डेवलपमेंट कैसे किया जाए इसके लिए। तथा इस साल के बजट में क्रेडिट कार्ड योजना के लिए भी 700 करोड़ दिया गया है। अब क्रेडिट कार्ड योजना चाहे वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात हो चाहे किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, है ना, उस चीजों के लिए भी वित्त मंत्री ने इस बात पर चर्चा किया। साथ साथ में 16,134 ऐसे स्वास्थ्य सेवा में सुधार की बात की है कि भाई स्वास्थ्य सेवा ऑलरेडी जो फूले हुए हैं उसकी स्थिति बेहतर किया जाए, तो उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता होने चाहिए। तो 16,134 स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए उस राज्य ने 1 लाख करोड़ रुपए 1 लाख करोड़ ब्याज मुक्त लोन देगा तथा 39,191 करोड़ शिक्षा के लिए और तेज आर्थिक वृद्धि दर 9.7% विकास दर रहने का अनुमान इस सामाजिक क्षेत्र के बजट में देखने को मिला। ये बात की है। वहीं पर इस बजट में
आपने जैसा कि देखा कि 6 सूत्रीय बजट की बात की, 6 सूत्रों पर हम लोगों ने चर्चा की थी। वो 6 सूत्र क्या थे? स्वास्थ्य था, शिक्षा था, उद्योग था, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण था। उन 6 सूत्रीय पर विशेष फोकस दिया जाएगा। उनमें से शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा और उद्योग कृषि पर सबसे ज्यादा फोकस देने की बात की जा रही थी। वहीं पर आप देख सकते हैं कि राज्य में अभी तक 800 करोड़ का निवेश किया गया है और महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए 1,23,757 लाख आवंटित किए गए हैं। और वहीं पर अगर हम वित्तीय वर्ष 22-23 की बात करें तो क्रेडिट कार्ड योजना में 700 करोड़ का आवंटन किया गया। अब क्रेडिट कार्ड योजना का मतलब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी होगा, यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड का भी बात यहां पर की जाएगी। तथा सरकार जो है बिहार राज्य के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए टीकाकरण राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है, अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण जो है हमारे किया जा चुका है। और साथ साथ में हमारी सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति या फिर अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसलिए स्वास्थ्य सुरक्षा में भी सुधार करने के लिए 16,134 करोड़ रुपए का आवंटन जो है बिहार सरकार ने किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बीपीएससी में बजट से रिलेटेड सवाल क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो ये बिहार का बजट था और आपके प्रारंभिक एग्जाम और आपके मेंस एग्जाम जो बीपीएससी के, उनमें आपको एक काफी मदद मिलेगा। इससे आप डायरेक्ट कोट कर सकते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे प्रारंभिक एग्जाम में और मेंस एग्जाम के अंदर में। तो ये बिहार का बजट है और इस प्रकार से इसको आप देखिए, इसको नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। और मैं निश्चितता के साथ मैं कह रहा हूँ कि भाई इससे आपके सवाल आपको आएंगे ही आएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अब कहना क्या है कि भाई इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियोस जो है बिहार बीपीएस से संबंधित आपको आते रहेंगे। आपको समय टाइम टू टाइम आपको जानकारी मिले, इसलिए बेहतर होगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म के, इस एडुकेमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ साथ में इसके बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको बीपीएससी से रिलेटेड और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन, जानकारी एग्जाम से संबंधित आपको मिलता रहे, है ना। बाकी आप समझदार हैं, सो मैं चाहता हूं कि आप मुझे, अब मैं आपसे विदा लूं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ। के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।